हाँ जी दोस्तों, हमारा पार्टनरशिप का ये थर्ड पार्ट है, थर्ड और आखिरी पार्ट है। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे को दोबारा से करनी पड़ रही है, कुछ ऑडियो ग्लिच आ गया था पहले वाले वीडियो में। तो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की, कि कितने टाइप्स के पार्टनर होते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट जो था वो एंड हुआ था। आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। तो मैं एक बार से दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। पहले नंबर पे होता है एक्टिव पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो डायरेक्टली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, पैसा मतलब कैपिटल लगाता है, प्रॉफिट शेयर में अपना हिस्सा लेता है और जिसकी लाइबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। सेकंड नंबर का पार्टनर था स्लीपिंग पार्टनर, या फिर जिसको बोलते हैं डोरमेट पार्टनर। ऐसा पार्टनर जो सो रहा है, मतलब सिर्फ मैनेजमेंट के केस में ही वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, बाकी सारे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कैसी हैं, एक्टिव पार्टनर की जैसी हैं। थर्ड नंबर का था सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर एक्टिव पार्टनर का ही जुड़वा भाई है, बस उसका नाम जो है वो पब्लिकली क्या नहीं है, नोन नहीं है। वो बाहर वाले लोग नहीं जानते कि इस पार्टनरशिप फर्म में स्लीपिंग पार्टनर नाम से कोई पर्सन भी यहाँ पे पार्टनर है। मतलब A B C 3 पार्टनर है और C जो है वो सीक्रेट पार्टनर की बात कर रहे थे, मैंने गलती से स्लीपिंग पार्टनर बोल दिया। तो सीक्रेट पार्टनर जो है यहाँ पे C है। तो C जो है उसने कैपिटल भी लगाया है, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, मैनेजमेंट में भी वो पार्टिसिपेट करता है, बट बाहर के लोग उसको नहीं जानते, इसलिए वो क्या कहलाएगा, सीक्रेट पार्टनर। फोर्थ नंबर का होता है नॉमिनल पार्टनर। ये तो एकदम अच्छे से बता दिया है कि नॉमिनल पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जो पार्टनर होता ही नहीं है। ऐसे दो केस होते हैं, एक तो होता है एस्टॉपल वाला केस और एक होता है होल्डिंग आउट वाला केस। ठीक है, हमारा आगे हम वीडियो डिस्कस करते हैं। माइनर एज ए पार्टनर, कि क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है। तो इसके बारे में आप सिंपली ऐसा समझ लीजिए कि पार्टनरशिप क्या होती है, एक तरीके का लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम इस बिजनेस को करेंगे, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इतना रहेगा, ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में ही रहता है। और आपको पता होगा कि 18 साल से कम उम्र का अगर कोई पर्सन है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। तो क्या एक क्वेश्चन उठता है, क्या एक माइनर पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर बन सकता है? तो इसका जनरल आंसर है नहीं बन सकता। फिर कुछ ऐसे केसेस आते हैं या कुछ ऐसे बिजनेस के अंदर सामने परेशानियां आ जाती हैं कि A B C 3 पार्टनर है और C क्या हो गया, C की डेथ हो गई है और उसके जो बच्चे हैं जो वो क्या करते हैं, उस पार्टनरशिप को हैंडल करते हैं कि वो आए हैं और बोल रहे हैं कि A और B को बोल रहे हैं कि हमें हमारे फादर की जगह एज ए पार्टनर ट्रीट किया जाए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि उनके जो बच्चे हैं जो भी है D या F जो भी है वो माइनर हैं। इस केस में क्या होगा, हम उनको पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स के लिए तो उनको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, मतलब जब हम उनको एज ए फर्म के अंदर उनको बिजनेस पार्टनर के रूप में एंटर करवाएंगे और वो है माइनर, तो फिर क्या रहेगा, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर लाइबिलिटी की बात है तो सिर्फ उनकी क्या हो जाएगी, लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। जितना उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखा है सिर्फ उसके लिए वो लाइबल हो जाएंगे। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिए, NCERT का ये कट ऑफ है। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पर्सन, तो 2 पर्सन के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेज ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय देम, एज सच ए माइनर इज इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद अदर्स। माइनर जो होता है वो इनकैपिटेंट होता है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो पार्टनरशिप के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। He cannot become a partner in any firm. However, a minor can be admitted to the benefits of a partnership firm with the mutual consent of all other parties. In such cases, his liability will be limited to the extent of capital contributed by him in the firm. He will not be eligible to take an active part in the management of the firm. Thus, a minor can share only the profit and cannot be asked to bear the losses. वही बातें हैं जो मैंने आपको समझाई है कि माइनर को अगर बेनिफिट्स के लिए किसी स्पेशल केस के अंदर अगर हम पार्टनरशिप के अंदर एंटर करवा लेते हैं तो वो मैनेजमेंट के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और वो लॉस जो होगा वो भी उसकी लाइबिलिटी है लिमिटेड रहेगी। प्रॉफिट के केस में तो वो बेनिफिट्स तो पूरे ले लेगा वो अपने, पर जो लाइबिलिटीज हैं उसके अंदर उसके लिमिटेशंस आ जाएंगे। ठीक है, एक चीज और इसमें आप ध्यान रखें कि माइनर जो है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, पर वो अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, इतना उसके पास राइट रहता है।
और अब बात आती है कि क्या हो, एक माइनर को हमने एडमिट किया पार्टनरशिप फर्म में जो इसके वो बेनिफिट ले रहा था, 2 या 3 साल के बाद में वही माइनर क्या बन जाता है, एक मेजर बन जाता है, 18 साल की उम्र को वो पार कर जाता है। इस केस के अंदर क्या होगा, विद इन 6 मंथ उसको ये डिसाइड करना होगा कि वो पार्टनरशिप फर्म में रहना चाहता है या पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाना चाहता है। अगर वो रहना चाहता है तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो जैसे है बिजनेस चल रहा है चलने दो, उसको 6 महीने के बाद में एज ए नॉर्मल पार्टनर, जिसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर, मान लिया जाएगा। पर अगर वो छोड़ के जाना चाहता है तो उस केस में उसको एक रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा, सभी रिलेटेड पार्टीज के सामने उसको वो पब्लिश करना पड़ेगा, जिससे ये वैलिडेट हो जाए कि इस पर्सन ने इस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्विक कंपैरिजन है एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर के बीच में। कैपिटल कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, जो एक्टिव पार्टनर है वो करेगा। ठीक है, अब समझ में आता है क्योंकि वो एक्टिवली इन्वॉल्व है। जो स्लीपिंग पार्टनर है वो सिर्फ मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा नहीं ले रहा, बाकी सारे काम वो एक्टिव पार्टनर वाले कर रहा है, तो फिर वो भी करेगा। थर्ड नंबर का पार्टनर हमने पढ़ा था जो है सीक्रेट पार्टनर, उसका नाम ही बस बाहर वाले लोगों को नहीं पता, बाकी है तो वो भी एक्टिव पार्टनर, तो वो भी करेगा। और फोर्थ नंबर का होता है नॉमिनल पार्टनर। वो पार्टनर ऐसा है जो जेन्युइनली तो हमारी फर्म में वो पार्टनर है ही नहीं, बस वो लोगों को किसी गलत फहमी की वजह से लग रहा है कि वो पार्टनर है। जब वो पार्टनर है ही नहीं तो वो कैपिटल क्यों कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, वो नहीं करेगा। तो ये कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कौन पार्टिसिपेट करेगा, जो पार्टनर है वही करेगा। तो अब आ जाइए, एक तो स्लीपिंग पार्टनर, वो मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता, और एक वो पार्टनर जो पार्टनर है ही नहीं। तो दो टाइप के ऐसे पार्टनर है जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। पहला है स्लीपिंग पार्टनर नहीं करता, और एक नॉमिनल पार्टनर नहीं करता। प्रिंसिपल जो अपना एक्टिव पार्टनर है वो करता है, और सीक्रेट पार्टनर भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करता है। नेक्स्ट है शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। एक्टिव पार्टनर भी लेगा, स्लीपिंग पार्टनर भी लेगा, सीक्रेट पार्टनर भी लेगा, बस नॉमिनल पार्टनर को कोई भी प्रॉफिट उसको नहीं मिलने वाला। तो इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है, अब हम बात करते हैं लाइबिलिटी के बारे में। तो लाइबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो एक्टिव पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, स्लीपिंग पार्टनर की भी अनलिमिटेड होती है, और सीक्रेट पार्टनर की भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। और जो नॉमिनल पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही लिमिटेड होती है जितनी कि उसकी वजह से उस फर्म को क्या मिला हो, लोन मिला हो, तो उसके लिए वो लाइबल रहता है। ठीक है, सिर्फ एक उस छोटे से पोर्शन के लिए वो क्या रहता है, लाइबल रहता है। अब हम पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म को सुटेबल समझते हैं आपके बिजनेस को चलाने के लिए इस मार्केट में, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी एक पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए। तो एज सच पार्टनरशिप फर्म के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, ए पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर पर्सन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म। 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब तैयार होते हैं किसी एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए, किसी बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो क्या बना लेते हैं, पार्टनरशिप बना लेते हैं। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि ये एग्रीमेंट जो होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, पर हमेशा रिकमेंडेड रहता है कि एग्रीमेंट किस में हो, रिटन में हो। It is not compulsory to get the firm registered, but partners of the firm prefer to get the firm registered because a registered firm gets some benefits which unregistered firm do not get. पार्टनरशिप डीड वो डॉक्यूमेंट होता है जब पार्टनरशिप मेंबर ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें हमारी पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवाना है, तो उनको एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती हैं। और वो सारी बातें क्या होती हैं अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं। तो उन सभी बातों को जिस कागज पे लिखा जाता है उस कागज को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, क्लियर है आपको। अब बातें क्या क्या लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में, बेसिक बातें हैं, आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो भी समझ जाएंगे। भाई फर्म का नाम लिखा होता है, पार्टनर्स का नाम लिखा होता है, उनका एड्रेस लिखा होता है, उन्होंने कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की है वो लिखा होता है, हमारी पार्टनरशिप फर्म बिजनेस क्या करेगी, हम वहाँ पे बिजनेस क्या ऑपरेट करेंगे, क्या सर्विस देंगे, कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे, किस तरीके का काम करेंगे, वो उसमें लिखा होता है। प्लेस ऑफ बिजनेस, हमारा ऑफिस का एड्रेस क्या है, हमारी जो फैक्ट्री है वो कहाँ है, ये सब उस बातें उसमें लिखी होगी। कैपिटल कंट्रीब्यूट तो मैं ऊपर बोल ही दिया, कैपिटल पार्टनर कितने लगाएंगे वो लिखा होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट होगा तो कैसे डिवाइड होगा, लॉस होगा तो कैसे डिवाइड होगा, ये पहले ही लिखा रहता है। ठीक है, द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, पार्टनर्स के क्या राइट्स रहेंगे, क्या ड्यूटीज रहेंगी, वो पहले ही प्री डिफाइंड तरीके से लिखी रहती है पार्टनरशिप डीड के अंदर।
मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, अकाउंट्स जो फर्म के हैं वो कैसे मेंटेन किए जाएंगे, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो समझ जाएंगे। जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कन्वेंशंस हैं, उनको किन को फॉलो किया जाएगा, डेप्रिसिएशन के किस मेथड को समझा जाएगा, मतलब किस मेथड से हम हमारे अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। और जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो चिंता ना करें, आगे हम इन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी अच्छे से समझेंगे। जब इनकी बारी आएगी तब इनको अच्छे से समझेंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू पार्टनर ऑन देयर कैपिटल, कैपिटल पे हम कितना इंटरेस्ट देंगे। नेक्स्ट है ये 10 नंबर पॉइंट यहाँ आ गया, द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय पार्टनर ऑन अमाउंट ऑफ विड्रॉल। अगर किसी पार्टनर को बीच में जरूरत पड़ जाती है और वो बिजनेस से पैसा विड्रॉल कर लेता है, उस केस में वो पार्टनर उस बिजनेस को कितना रिटर्न देगा, मतलब एक तरीके से ब्याज देगा ना, वो उसने पैसा उधार लिया है बिजनेस से, तो उस विड्रॉल पे वो कितना इंटरेस्ट देगा, ये पहले से रिटर्न होता है। द अमाउंट ऑफ सैलरी टू द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर है वो सैलरी के लिए एंटाइटल है या वो सैलरी की मांग कर रहा है, तो हम इसमें अगर लिखेंगे तो उसको सैलरी मिलेगी, वरना उसको कोई सैलरी नहीं मिलने वाली। प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट, यस, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, क्या प्रोविजन है कि कोई पार्टनर कैसे रिटायर होगा, फर्म को कैसे बंद किया जाएगा, इसके क्या स्टेप्स रहेंगे, कौन से प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, पार्टनरशिप के अंदर डिस्प्यूट आते ही रहते हैं, एकदम कॉमन बात है, तो डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। वेदर इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर, लोन एक पार्टनर प्रोवाइड करा सकता है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि पार्टनर बनने के लिए वो जो पैसा डालते हैं वो तो होती है कैपिटल। अब हमारे बिजनेस को क्या चाहिए, और पैसा चाहिए। अच्छा, अब लोन लेने के लिए एक बैंक को अप्रोच करती है, और मैंने देखा कि इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है वो 8 से 9% के कुछ आसपास है, और मेरे पास मेरी एफडी पड़ी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उस एफडी को मैं बैंक के इस बिजनेस के अंदर डाल के एज ए रिटर्न ले लूँ। तो ये जो केस है इसमें मैं नहीं चाहता कि मेरा पैसा जो है मैं कैपिटल के रूप में इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। एज ए लोन के तरीके से अगर मैं इंट्रोड्यूस करता हूं मेरा ही पैसा, तो उसमें मुझे फिक्स रिटर्न मिलेगा, जैसे कि बैंक को हम इंटरेस्ट देंगे, उसी तरीके से मुझे जो बिजनेस है वो मुझे भी क्या दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा। मैं एक ऐसा सिस्टम चाहता हूँ। तो ऐसे केस को क्या हमारा बिजनेस उसको अलाउ करता है, और अलाउ करता है इतना % इंटरेस्ट जो है बिजनेस मुझे देने के लिए परमिटेड है, ये सब बातें इसमें लिखी होती है। एक लास्ट टॉपिक बचता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कि अगर हम हमारे बिजनेस फर्म को या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाते तो उसके क्या हमें दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहते हैं। तो इसके मेन 4 कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो ए और बी 2 पार्टनर है, पहले तो ये समझ लें। ए और बी 2 पार्टनर है, उन्होंने एक कॉर्पोरेशन बना रखा है, ए एंड बी कॉर्पोरेशन। अब बस इस एग्जांपल से हम ये चारों ही केसेस देख लेंगे। अगर ए ने फ्रॉड किया तो बी उस ए पे केस नहीं कर सकता, और अगर बी ने किया तो ए बी पे केस नहीं कर सकता। अगर ए या बी दोनों में से किसी ने एक ने भी फ्रॉड किया तो फर्म जो है वो उस पर केस नहीं कर सकती, क्योंकि फर्म खुद रजिस्टर्ड ही नहीं है, लॉ की नज़र में फर्म कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फर्म किसी भी पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा, ए और बी इन दोनों में से कोई भी पार्टनर अगर फर्म पे केस करना चाहता है तो वो भी नहीं कर सकते। 3 केसेस हमने पढ़ लिए, और चौथा केस होता है जिसमें फर्म जो है बाहर किसी दूसरी फर्म पे या बाहर आउटसाइडर वाले जो लोग हैं उनमें से भी किसी के ऊपर क्या नहीं कर सकती, केस नहीं कर सकती। अगर उसको रिकवर करवाना है, कोई पैसा फर्म का डूब गया है, तो वो लीगल तरीके से रिकवर नहीं किया जा सकता। तो ये जो रहते हैं उनके ड्रॉबैक्स रहते हैं फर्म को रजिस्टर ना करवाने के। तो ये एकदम बेसिक बातें हैं, व्यवहारिक बातें हैं कि अगर फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं है, लॉ की नज़र में वो कुछ है ही नहीं। अगर वो कोई पर्सन है ही नहीं, उसके साथ पार्टनर्स ने फ्रॉड कर दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता लॉ की नज़रों में। तो ऐसे केसेस को बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी फर्म को रजिस्टर करवा लेना चाहिए सही टाइम पे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, a partnership firm can be registered anytime. To get the firm registered, the partners have to apply to the registrar in a prescribed form along with the registration fees. हम जो है हमारे बिजनेस को जरूरी नहीं है कि जब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसी वक्त रजिस्टर करवाएं। बाद में 2-3 साल के बाद में अगर हमारा ऐसा विचार बनता है कि हमें हमारी फर्म को रजिस्टर करवा लेना चाहिए, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है, उस वक्त भी आप अपने बिजनेस को, अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, इतनी छूट इसमें मिलती है, और वो साइन किए हुए होने चाहिए सभी पार्टनर्स के उसके बीच में, और ये बेसिक बातें हैं, आप इसको रीड कर लें।
मैं देख लेता हूँ अगर और कोई विशेष बात है तो। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज एविडेंट, ठीक है, बेसिक बात है। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्ट्रार मांगता है वो आप जमा करवा देते हैं, उसके बाद में रजिस्ट्रार आपको एक इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू कर देता है, और उस डेट से उस फर्म का एक तरीके से लीगल जन्म हो जाता है कि वो फर्म एग्जिस्ट करना शुरू कर देती है। और जो ऊपर हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे, कमियां एक तरीके से देखी थी कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाते तो वो फिर वो दूर हो जाती है। एक आखिरी जो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्राइस वॉटर हाउस कूपर विद ए पार्टनरशिप फर्म अर्लियर। प्राइस वॉटर हाउस कूपर जो था वो एक अकाउंटिंग फर्म थी, बहुत फेमस अकाउंटिंग फर्म का एग्जाम्पल है। वो स्टार्टिंग के अंदर क्या थी, पार्टनरशिप फर्म का ही उदाहरण थी। इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमें बस इतनी बातों का ही ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद में आखिरी बचता है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर कंपनी हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।